बच्चों, हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 9 अवकल समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 9.3 के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 9.4 के उदाहरणों को हल करना सीखते हैं। इन उदाहरणों को हम प्रथम घात प्रथम कोटि के अवकल समीकरण की सहायता से हल करना सीखेंगे और ये हल करने की हमारे पास 3 विधियां हैं। तो देखिए बच्चों, कैसे हम अवकल समीकरण जो कि प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण है उसको हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिएगा बच्चों, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कोटि क्या होती है और घात क्या होती है। तो इसमें क्या है, कोटि भी एक है और उसकी घात भी एक है। तो प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की हमारे पास में यहाँ पे इस चैप्टर में 3 विधियां हैं। ठीक है बच्चों, तो 3 विधियां कौन कौन सी है? इसमें पहली विधि है पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण, और दूसरी विधि है समघाताकीय अवकल समीकरण होमोजीनियस और डिफरेंशियल इक्वेशन, और थर्ड है हमारे पास में रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम पृथक्करण चर वाले अवकल समीकरण के द्वारा कैसे हम अवकल समीकरण को हल करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कौन से वाले हैं? वेरिएबल सेपरेट मेथड के द्वारा हम आज अवकल समीकरण निकालते हैं। अर्थात देखिए, हमारे पास में अगर इस प्रकार का अवकल समीकरण हो x dy प्लस y dx इक्वल टू 0, ये हमारे पास में एक घात का और एक कोटि का अवकल समीकरण है। अब बच्चों, अगर हम अवकल समीकरण है इसका समाकलन कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा, इसका व्यापक हल मिल जाएगा। परंतु यहाँ पे देखिए बच्चों, x के साथ में dy है और y के साथ में dx है, तो हम इसका समाकलन नहीं कर सकते। पर हम इसके क्या कर सकते हैं, x के साथ में अपन dx ले लें और y के साथ में dy ले लें, तो हम फिर उसका समाकलन कर सकते हैं और इसका व्यापक हल निकाल सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, चर पृथक्करण कर लेते हैं। अर्थात x के साथ में x के पद ले लेंगे और y के साथ में y के पद ले लेंगे, और इसी को हम चर पृथक्करण कहते हैं। तो देखिएगा बच्चों, कैसे इसको करते हैं। अब देखिएगा, x dy इक्वल टू माइनस y dx। अब हम इसको लिख सकते हैं dy अपॉन y इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन कर दें तो बच्चों, ये दोनों पक्षों का हमने समाकलन कर दिया, तो यहाँ पे तो हो जाएगा log y इक्वल टू माइनस log x, मोड में है ये समाकलन हम जानते हैं बच्चों, तो समाकलन कर दिया। और ये कौन सा समाकलन है? अनिश्चित समाकलन। तो क्या आएगा, समाकलन नियतांक आएगा, और ये ले लिया हमने समाकलन नियतांक। अब देखिएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं log y प्लस log x इक्वल टू log c, या log ct लिख लो। ठीक है बच्चों, log c। अभी देखिए, हम इसको लिख सकते हैं log xy इक्वल टू log c, अर्थात xy इक्वल टू c, और यही इसका व्यापक हल है। चाहे तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू c अपॉन x। तो ये उसका व्यापक हल आ गया बच्चों। कौन से अवकल समीकरण का? x dy प्लस y dx बराबर 0। ये हमारे पास में एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण था, एक कोटि और एक घात, जिसको हमने चर को पृथक करके वेरिएबल सेपरेट कर करके हमें इसको सोल्व किया, बाद में इनमें समाकलन कर दिया, तो हमें ये उसका व्यापक हल प्राप्त हो गया बच्चों, जहाँ पे ये c क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो बच्चों, यहाँ स्वेच्छ अचर क्या है? स्वेच्छ अचर c है, और कितने क्या है? एक स्वेच्छ अचर है। तो ये हम बात कर चुके हैं कि व्यापक हल में कितने स्वेच्छ अचर होते हैं, तो उस अवकल समीकरण कोटि भी एक होती है, और हम वैसे भी बात कर चुके हैं कि एक कोटि का अवकल समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम चर पृथक्करण के द्वारा अवकल समीकरण का व्यापक हल निकाल लेते हैं। तो देखते हैं उदाहरण संख्या 9।
देखिएगा बच्चों, हमारे पास में अवकल समीकरण दिया है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 2 माइनस वाई, और y का x का मान 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, 2 के बराबर हो गया तो 0 और ये डिफाइन नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, इसको हम देते हैं समीकरण 1, और समीकरण 1 में हम चर पृथक कर लेते हैं y के साथ में y के पद और x के साथ में x के पद। तो देखिएगा 2 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसको देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 का दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों से समाकलन करने पर तो बच्चों कर देते हैं समाकलन लगाया 2 माइनस वाई डी वाई, अब वाई के सापेक्ष समाकलन हो रहा है यहाँ पे, इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी एक्स, और यहाँ पे x के सापेक्ष हो रहा है। देखिएगा, तो यहाँ पे समाकलन कर लेते हैं 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, और ये ले लिया हमने कांस्टेंट। सोल्व कर लेते हैं बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं, या तो 4y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको c1 ले लेते हैं तो 2c1। देखिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई को उधर ले जाएंगे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y, और इसको नया कांस्टेंट देते हैं c, जहाँ c इक्वल टू 2c1। और बच्चों यही उसका व्यापक हल हो गया, ये उसका आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको उधर ले गए तो प्लस था माइनस था प्लस हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस में तो माइनस, और इस 2c1 को हमने नया कांस्टेंट क्या दे दिया, c, कैपिटल C। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। बहुत इजी प्रश्न वाली है बच्चों। अवकल समीकरण के बारे में आगे हम बीएससी में पढ़ेंगे, तो एक बुक है पूरी की पूरी अवकल समीकरण की, तो यहाँ उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि आगे हमें कोई समस्या ना आए, और यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अच्छी प्रश्नावली है। देखिएगा बच्चों, अवकल समीकरण हमें दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1 दे देते हैं। चर पृथक्करण कर लेते हैं। देखिएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके साथ में x इधर भेज देंगे, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समीकरण 2 दे देते हैं, इसको चर पृथक्करण कर लिया हमने यहाँ से। अब समीकरण 2 का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समीकरण 2 का समाकलन करने पर तो देखिएगा डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये समाकलन का चिन्ह लगा दिया, अब समाकलन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, और ये फॉर्मूला है, हम जानते हैं डी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स वाई होता है, और यहाँ पे tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तो लिखेंगे tan इनवर्स वाई इक्वल टू, और यहाँ पे tan इनवर्स एक्स, और ये कांस्टेंट, और यही, या चाहे तो इसको, ये इसका अवकल समीकरण का व्यापक हल है। व्यापक हल, ठीक है बच्चों, कितना आसान है ना। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। अवकल समीकरण हमें दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन टी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x वाई स्क्वायर। बच्चों जहां पे चर का क्या हो सके, चर पृथक्करण ना हो गए, उसके लिए हम दूसरी विधि यूज करेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, वो है समघातांकीय अवकल समीकरण। और वहां जैसे किस प्रकार के समघातांकीय अवकल समीकरण हो सकते हैं, समघातीय अवकल समीकरण।
अगर वहाँ पे वेरिएबल अब डिफरेंस ना हो, सेपरेट ना हो, तो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ में हो गया हमारे पास में डी एक्स या डी वाई प्लस 2xy dy। तो बच्चों अगर इस प्रकार का रूप हो, यहाँ पे बराबर ले लो, एक ही बात है, कुछ भी ले लो, तो ये क्या हो जाते हैं, समघातांकीय। इसके लिए y बराबर vx मान करके हम इसको सोल्व करते हैं, जहाँ पे क्या हो, चर पृथक्करण न हो। तो अभी तो हम केवल चर पृथक्करण विधि वाले वेरिएबल सेपरेट करके हम उसको सोल्व कर लेते हैं, फिर समाकलन कर लेंगे। ठीक है बच्चों। और तीसरी विधि फिर हम यूज करेंगे रेखिक अवकल समीकरण। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा, इसको देते हैं इक्वेशन 1, चर पृथक्करण कर लेते हैं यहाँ से। तो डी वाई, वाई को ले आए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x ये dx। इक्वेशन 2, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन से देखिएगा, तो डी वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर, समाकलन का चिन्ह लगा दिया, वाई के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, इज इक्वल टू ये माइनस 4x dx। बच्चों ये समाकलन हमें आता है, हम समाकलन कर सकते हैं। इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई, और राइट साइड में हमें समाकलन मिलेगा माइनस 4x स्क्वायर बाई 2, और ये कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, देखिएगा, तो माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से अपन पहले, ये है बच्चों, ऐसे है। देखिएगा यहाँ पे हमने किया तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट लगाया। अभी अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस कट जाएगा, इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 2x स्क्वायर ये माइनस में हो जाएगा। ये माइनस कैंसिल, y का मान निकालना है, तो y इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस सी। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें दिया है, वो दिया है कि क्वेश्चन में विशिष्ट हल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? विशिष्ट हल। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि विशिष्ट हल निकालना है, और विशिष्ट हल के लिए हमें दे रखा है y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 रखेंगे, तो हमें जो कांस्टेंट है, स्वेच्छ अचर है, उसका मान निकालेंगे, और स्वेच्छ अचर का मान निकाल करके उस व्यापक हल में रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? विशिष्ट हल मिल जाएगा। और व्यापक हम निकाल चुके हैं, ये हमारे पास में व्यापक हल मिल गया। अब इस व्यापक हल में, या इसको समीकरण 3 दे देते हैं, समीकरण 3 में y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 रखने पर, और ये मान हमें क्वेश्चन में दिया है कि y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 रखने पर विशिष्ट हल क्या प्राप्त होगा। तो देखिएगा, तो यहाँ 1 इक्वल टू 1 अपॉन ये 0 माइनस सी, तो c का मान हमें यहाँ पे c बराबर -1 प्राप्त हो गया। अब ये c का मान, इसको समीकरण 4 से c का मान यहाँ पे समीकरण 3 में रखेंगे, तो ये c कैंसिल हो, अर्थात c की गायब हो जाएगा, c मुक्त हो जाएगा, अचर से मुक्त हो जाएगा, स्वेच्छ अचर नहीं होगा, और स्वेच्छ अचर इसमें नहीं होता, वही विशिष्ट हल होता है। तो देखिएगा, अतः रख देते हैं यहाँ पे समीकरण 3 में y का मान y इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर, ये माइनस और ये -1, इसलिए y इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, और यही इसका विशिष्ट हल होगा। ठीक है बच्चों, जब
हल में अवकल समीकरण जो हम हल प्राप्त कर लेते हैं और उस हल में अगर स्वेच्छ अचर होता है तो वो क्या कहलाता है, व्यापक हल। और इस व्यापक हल का मान, व्यापक हल में अगर स्वेच्छ अचर का मान निकाल करके यहाँ पे रख देते हैं, जो हमें फिर हल प्राप्त होता है वो हल हमारा विशिष्ट हल कहलाता है। और हमने ये विशिष्ट हल निकाल दिया। और क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि y बराबर 1 और x बराबर 0 पे हमें इसका विशिष्ट हल, इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल निकालना है। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 12। बिंदु 1 1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसका अवकल समीकरण हमारे पास में दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे भी बोल रखा है, क्या है, बिंदु दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें विशिष्ट हल ही निकालना है। पहले इससे क्या निकलेगा, हमें व्यापक हल निकल जाएगा। व्यापक हल कैसे निकालेंगे, चर पृथक्करण से। और व्यापक हल निकलने के बाद में हम क्या करते हैं, उसका बिंदु ये x बराबर 1 और y बराबर 1 रखते हैं तो हमें विशिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। सी का मान निकाल लेंगे और वापस व्यापक हल में रख देंगे तो हमें विशिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, तो हमारे पास में अवकल समीकरण दिया है x dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 dx, x नॉट इक्वल टू 0 है। देखिएगा, चर पृथक्करण कर लेते हैं यहाँ से। तो 2x स्क्वायर प्लस 1, या इसको लिख लेते हैं y, पहले लेफ्ट साइड में रख लेते हैं। तो बच्चों dy इक्वल टू यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dx। समीकरण इनको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। समीकरण 2 का दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो समाकलन करने से तो देखिएगा dy इक्वल टू यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dx। y के सापेक्ष हो गया, इधर x के सापेक्ष हो गया। तो y इक्वल टू, इधर समाकलन किया तो y इक्वल टू, यहाँ पे देखो बच्चों, एक पहले अलग अलग कर लेते हैं, हर को अंश के साथ में अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से ये तो 2, ये हो जाएगा x dx, ये तो x से कट गया तो x dx, प्लस यहाँ पे देखिए 1 अपॉन x dx। तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस log मोड x, और ये कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस log x कांस्टेंट। ये हमारे पास में व्यापक हल प्राप्त हो गया। अब हमें दिया है कि बिंदु 1 1 पे, कौन से बिंदु पे, यहाँ पे बिंदु 1 1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण निकालना है। तो देखिए बच्चों, इस व्यापक हल में हम किसका मान निकाल लेते हैं, कांस्टेंट का, स्वेच्छ अचर का। तो देखिएगा बिंदु 1 1 से गुजरने वाले अवकल समीकरण का हल देखिए। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस log 1 प्लस c। ठीक है बच्चों, ये log 1 का मान 0 होता है, तो यहाँ से हमें c का मान 0 प्राप्त हो गया, c ये कैंसिल हो गया, तो c इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, c का मान क्या प्राप्त हो गया, 0। अब ये c का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस log x, और यही हमारा विशिष्ट हल है। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 13। बिंदु, अब की बार बिंदु दिया है -2 3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है। और बच्चों, कोई भी वक्र हो और उसकी स्पर्श रेखा, मान लीजिए हमारे पास में कोई वक्र है, ये कोई वक्र है और इसकी स्पर्श रेखा हमने खींच दी ये वाली। तो स्पर्श रेखा की ये बिंदु दिया हुआ है हमें -2, मान लेते हैं अभी -2 और 3 पर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, और स्पर्श रेखा की प्रवणता हम जानते हैं, देखिएगा
स्पर्श रेखा की प्रवणता वो क्या होती है, dy बाई डी एक्स, ये हम जानते हैं। और dy बाई डी एक्स का मान 2x अपॉन वाई स्क्वायर दे रखा है। और प्रश्नानुसार dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x अपॉन वाई स्क्वायर, ये हमारे पास में अवकल समीकरण प्राप्त हो गई। अब हम चर पृथक्करण कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा dy अपॉन ये हो जाएगा dy यहाँ से किया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x dx। ठीक है बच्चों, समीकरण 3 दे देते हैं इसको, समीकरण 1 दे देते हैं इसको, इक्वेशन 1। अब समीकरण 1 का दोनों पक्षों में समाकलन कर लेते हैं, तो ये वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 2x dx। तो y की पावर 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2, और ये कांस्टेंट 2 से 2 कैंसिल, तो y की पावर 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब बिंदु दे रखे हैं हमें -2 और 3, इस बिंदु पे -2 और 3 पे, तो देखिए बच्चों, तो हमें दिया है x बराबर -2 और y बराबर 3। ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 2 में। तो बच्चों यहाँ पे रखेंगे तो ये तो हो जाएगा अपने पास में 3 की घात 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू, यहाँ रखा तो 4 प्लस सी, तो यहाँ पे तो 9 इज इक्वल टू 4 प्लस सी, तो सी का मान हमें 5 प्राप्त हो गया। और ये सी का मान वापस हम समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 क्या है, इस अवकल समीकरण का व्यापक हल आ गया, ये वाला व्यापक हल। श्वेत अचर है इसमें एक, तो एक कोटि का अवकल समीकरण था हमारे पास में, तो व्यापक हल है। अब इस सी का मान हमने निकाल लिया, वापस ही व्यापक हल में रख देंगे, तो हमें ये कौन सा हल हो जाएगा, विशिष्ट हल। देखिएगा, इसलिए y क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 5, और चाहे तो हम इसको एलसीएम लेके 3 को उधर भेज देते हैं, तो y की पावर 3 इज इक्वल टू 3x की पावर 2 प्लस 15। y का मान निकालना हो तो y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15 की पावर 1/3, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, अच्छा है ना। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण संख्या 14। देखिएगा, किसी बैंक में मूलधन क्या है हमारे पास में, प्रिंसिपल वो है P ले लेते हैं, कि वृद्धि 5% से वृद्धि हो रही है, वार्षिक की दर से होती है, मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है, तो कितने वर्षों में 1000 रुपये की राशि 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखिएगा, अर्थात क्या कहना चाहे, 5% की वृद्धि हो रही है, तो 5% की वृद्धि हो रही है इंटू P अपॉन 100, 5% की वृद्धि हो रही है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किस में हो रही है, dP अपॉन dt, समय के सापेक्ष मूलधन में परिवर्तन ये हो रहा है बच्चों, तो इसको हम dP अपॉन dt 5 इंटू P अपॉन 100, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिएगा, तो dP अपॉन dt समय निकालना है हमें, राशि दुगनी कब हो जाएगी वो समय निकालना है, तो dP अपॉन dt इक्वल टू P अपॉन 20। अब देखिए, समीकरण 1 से ये हमारे पास अवकल समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम चर पृथक्करण कर लेते हैं, तो dP अपॉन P इक्वल टू dt अपॉन 20। चर पृथक्करण कर लिया बच्चों, वेरिएबल सेपरेट। अब समाकलन कर लेते हैं, तो dP अपॉन P समाकलन का चिन्ह लगाया इक्वल टू dt अपॉन 20। तो यहाँ पे तो log P और यहाँ पे T अपॉन 20 प्लस कांस्टेंट ले लेते हैं C1। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, P निकालेंगे यहाँ से, तो P इक्वल टू e की पावर
t/2 20 प्लस c1, जिसको हम लिख सकते हैं p इक्वल टू ई की पावर t/20 एंड ई की पावर c1। और ई की पावर c1 को अगेन एक कांस्टेंट ले लेते हैं c, देखिएगा तो यहाँ लिखा हमने p इक्वल टू ई की पावर t/20 और ये लिखा c, जहाँ पे c इक्वल टू ई की पावर c1 है। अब बच्चों देखिएगा हमें क्या करना है, c का मान निकालना है। ये क्या है, विशिष्ट हल हो, सॉरी व्यापक हल हो गया। ये क्या हो गया, व्यापक हल। अगर हम c का मान निकाल के रख देंगे तो हमें t का मान निकल जाएगा। इस t का मान निकाल लेंगे। देखिएगा तो p हमें दे रखा है 1000 और t इनिशियल में स्टेज में t का इनिशियल स्टेज में क्या है, t बराबर 0। जब पैसे उधार लिए थे तब p क्या था, वहाँ पे t बराबर समय 0 था और p मूलधन कितना था हमारे पास में, 1000 रुपये। तो यहाँ पे रख देते हैं ये मान 1000 इक्वल टू c और e की पावर t का ये 0 हो गया बच्चों और e की पावर 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ से c का मान हमें c इक्वल टू 1000 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये c का मान यहाँ पे हम दे देते हैं इसको इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और ये 4। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 4 से c का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। देखिएगा बच्चों, और p इक्वल टू, तो p इक्वल टू हमारे ये c का मान 1000, यहाँ पे देखो e की पावर t/20। अब हमें देखा है कि कितने समय में मूलधन दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है प्रश्नानुसार p इक्वल टू, पहले 1000 था तो दुगना कब होगा, 2000। तो यहाँ पे लिखा 2000 इज इक्वल टू 1000 e की पावर, ठीक है बच्चों, e की पावर t/20। देखिएगा अब बच्चों इसको देते हैं इक्वेशन 5। समीकरण 5 का दोनों तरफ log लेने पे, तो log दोनों तरफ log लिया दोनों पक्षों में, तो log 2000 इक्वल टू log 1000 और यहाँ पे लिया तो ये हो जाएगा, इसे log कैंसिल हो जाएगा तो t/20 log 2000 माइनस log 1000 इक्वल टू t/20। तो बच्चों इसको लिख देंगे log 2000/1000 इक्वल टू t/20। तो log 2 इक्वल टू t/20। हमें t का मान निकालना है बच्चों, तो t का मान हमारे पास में t इक्वल टू 20 log e की पावर 2। यही हमारा फाइनल उत्तर है। तो इतने समय में वो क्या हो जाता, जो p है मूलधन है वो दुगना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 9.4 के उदाहरण संख्या 9 से लेकर के उदाहरण संख्या 14 तक के उदाहरणों को हल करना सीखा है। बच्चों नए सेशन में हम प्रश्नावली 9.4 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।